नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी सुर्खियों पर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर अब एग्री कमोडिटी मार्केट खासकर पाम ऑयल पर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया ने एक बड़ा संकेत दिया है। खबर है कि इंडोनेशिया सरकार B50 बायोडीजल ब्लेंडिंग योजना को लागू करने पर विचार कर रही है, यानी डीजल में 50% तक पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाया जा सकता है। फिलहाल देश में इससे कम स्तर की ब्लेंडिंग अनिवार्य है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। इंडोनेशिया के उप ऊर्जा मंत्री युलियो तंजुंग ने कहा है कि सरकार ऊर्जा बाजार की स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और इसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है। ऐसे में अगर B50 नीति लागू होती है तो देश के भीतर पाम ऑयल की खपत तेजी से बढ़ सकती है और निर्यात के लिए उपलब्ध पाम ऑयल की मात्रा घट सकती है। यही वजह है कि इस खबर के बाद वैश्विक वनस्पति तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। सिर्फ बायोडीजल ही नहीं, इंडोनेशिया सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी तेज करने की योजना बना रही है ताकि आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण तेल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने से ऊर्जा कीमतें ऊंची रह सकती हैं। ऐसे में दुनिया भर के कई देश वैकल्पिक ईंधन यानी बायोफ्यूल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इंडोनेशिया B50 लागू करता है तो इसका सीधा असर पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और अन्य वेजिटेबल ऑयल मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या तेल की ऊंची कीमतें इंडोनेशिया को B50 बायोडीजल नीति लागू करने की ओर धकेलती हैं या फिर क्या इससे वैश्विक पाम ऑयल बाजार में कोई नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहते हैं कि कमोडिटी बाजार में सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि मांग और बाजार की दिशा भी कीमतों का भविष्य तय करती है और इस समय वैश्विक कोन बाजार में कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन जो दुनिया के सबसे बड़े कोन निर्यातकों में से एक है, उसे अब यूरोपियन यूनियन के बाहर नए बाजार तलाशने पड़ सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्केटिंग ईयर के दूसरे हिस्से में यूक्रेन को करीब 1.1 करोड़ टन से ज्यादा कोन के लिए नए खरीदार ढूंढने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर से अब तक यूक्रेन लगभग 1 करोड़ 7 लाख टन कोन का निर्यात कर चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ 15 लाख टन था। फरवरी महीने में यूक्रेन के कोन के सबसे बड़े खरीदारों में टर्की, स्पेन, इटली, नीदरलैंड और मिस्र शामिल रहे। टर्की ने करीब 9.2 लाख टन, तो स्पेन ने 4.9 लाख टन, तो इटली ने 3.65 लाख टन और नीदरलैंड ने 2.8 लाख टन और मिस्र ने करीब 2.38 लाख टन कोन खरीदा। हालांकि यूक्रेन के पास अभी भी मार्च से सितंबर के बीच लगभग 1 करोड़ 50 लाख टन कोन का निर्यात संभावित माना जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस कोन की खपत कहाँ होगी। दरअसल परंपरागत रूप से यूरोपियन यूनियन यूक्रेनी कोन का सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन 2025-26 सीजन में यूरोप की कुल कोन आयात मांग करीब 1 करोड़ 88 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 लाख टन कम है। 1 मार्च तक यूरोपियन यूनियन पहले ही करीब 1 करोड़ 18 लाख टन कोन आयात कर चुका है और जिसका मतलब है कि पूरे सीजन के बाकी हिस्से में मांग सिर्फ करीब 70 लाख टन ही बचती है। फिलहाल यूरोप में कोन आयात का ढांचा कुछ ऐसा ही है। यूक्रेन की हिस्सेदारी 37%, तो अमेरिका की 30% और ब्राजील 26% की हिस्सेदारी देता है। कहा जा रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में यूक्रेन की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 40% तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके बावजूद जून के अंत तक यूरोप की मांग करीब 30 लाख टन से ज्यादा नहीं रहने की संभावना है। यही वजह है कि यूक्रेन के निर्यातकों को अब मेडिटेरियन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। वहीं कीमतों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सीपीटी ओडेसा आधार पर कोन की कीमतें $213 से घटकर $210 प्रति टन तक आ गई हैं। यानी साफ है कि कम मांग और बढ़ती कंपटीशन के चलते यूक्रेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने कोन के लिए नए और स्थिर बाजार कैसे तलाशे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सोयाबीन के बाजार से निकल कर आ रही है, जहां दक्षिण कोरिया में सोयाबीन उत्पादन में हल्की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद देश में सोयाबीन क्रशिंग लगभग स्थिर रहने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अमेरिकी कृषि विभाग के फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस यानी FAS की ताजा रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा समय में वैश्विक बाजार में सोयाबीन मील की कीमतें इतनी कॉम्पिटिटिव हैं कि दक्षिण कोरिया के लिए घरेलू सोयाबीन की तुलना में आयात करना ज्यादा फायदेमंद पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 मार्केटिंग ईयर में दक्षिण कोरिया का घरेलू सोयाबीन उत्पादन करीब 1,54,000 टन रहने का अनुमान है, जो सीमित ही माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए खाद्य सोयाबीन के लिए WTO टैरिफ रेट कोटा में स्वैच्छिक बढ़ोतरी को बंद करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले और कमजोर क्रशिंग डिमांड के चलते सोयाबीन आयात का अनुमान घटकर करीब 11 लाख टन से थोड़ा कम रह गया है, जो पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 7% कम है। माना जा रहा है कि देश में स्थानीय तिलहन का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसके लिए मार्केटिंग चैनल सीमित हैं। इसके उलट प्रोसेसर आयातित सोयाबीन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमत कॉम्पिटिटिव है और क्वालिटी भी स्थिर है। जहां तक क्रशिंग की बात है, 2026-27 में कुल सोयाबीन क्रशिंग लगभग 8 लाख टन रहने का अनुमान है, जो देश की कुल प्रोसेसिंग क्षमता और ऐतिहासिक औसत से करीब 20% कम है। पशु आहार यानी कंपाउंड फीड इंडस्ट्री में सोयाबीन मील अभी भी सबसे प्रमुख प्रोटीन स्रोत बना हुआ है। हालांकि इसके आयात में करीब 3% की मामूली गिरावट का अनुमान है। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि सोयाबीन ऑयल का आयात लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह पिछले 3 साल के औसत से ऊपर बना रह सकता है। दरअसल दक्षिण कोरिया में सोयाबीन तेल प्रमुख खाद्य तेल माना जाता है और यहाँ के खरीदार कीमत के प्रति काफी संवेदनशील भी रहते हैं, इसीलिए वे तेल के स्रोत और प्रकार को लेकर काफी लचीला रुख अपनाते हैं। कुल मिलाकर दक्षिण कोरिया का ये ट्रेंड साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक सोयाबीन और वेजिटेबल ऑयल में आयात आधारित मांग की भूमिका और मजबूत हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब सीधे कृषि बाजार पर दिखाई दे रहा है। तेल की वैश्विक कीमतों में तेज उछाल के बीच ब्राजील के किसानों की लागत अचानक बढ़ने लगी है, क्योंकि डीजल महंगा हो गया है। दरअसल इस समय ब्राजील में कृषि गतिविधियां अपने सबसे व्यस्त दौर में हैं। एक तरफ किसान रिकॉर्ड सोयाबीन की कटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी कॉर्न फसल यानी सैफरीना की बुआई भी जारी है। ऐसे समय में डीजल की कीमतों में तेजी किसानों के लिए बड़ा झटका बन गई है। ब्राजील अपने कुल डीजल उपभोग का करीब 30% इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से देश का कृषि क्षेत्र वैश्विक तेल कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हुआ, वैसे ही ब्राजील में घरेलू डीजल कीमतें भी बढ़ने लगी, जिससे किसानों की उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। डीजल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि खेती के लगभग हर चरण में जरूरी है, चाहे कटाई हो, खेतों में मशीनरी चलाना हो, खाद हो, कीटनाशक का छिड़काव करना हो या फिर अनाज को मंडियों और पोर्ट तक पहुंचाना हो। आंकड़ों के मुताबिक डीजल और लुब्रिकेंट्स खेतों की कुल ऑपरेटिंग लागत का लगभग 5% हिस्सा होते हैं। मार्केट जानकारों के अनुसार ब्राजील के सेंट्रल, वेस्ट और दक्षिण क्षेत्रों में डीजल की कीमतें करीब 1 रियल प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर यह बढ़ोतरी 1.5 रियल प्रति लीटर तक भी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में किसानों ने डीजल सप्लाई की समस्या की शिकायत भी की है। बताया जा रहा है कि बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण कुछ ईंधन सप्लायर बिक्री सीमित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजार पर नहीं, बल्कि सोयाबीन और कॉर्न जैसे प्रमुख कृषि बाजारों की लागत और सप्लाई पर भी देखने को मिल सकता है। यानी साफ है कि मध्य पूर्व का तनाव अब खेतों की लागत तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसका असर वैश्विक एग्री कमोडिटी बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब सीधे भारत के खाद्य तेल बाजार पर दिखाई देने लगा है। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों और फ्रेट रेट में तेजी आने से भारतीय खरीदार अब जल्दी डिलीवरी यानी प्रॉम्प्ट शिपमेंट को प्राथमिकता देने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय आयातक खासकर सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की तेज डिलीवरी लेने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो शिपमेंट में देरी हो सकती है। दरअसल हाल ही के दिनों में भारत में खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक बाजार के साथ तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके रिफाइनर और अभी ऊंचे दाम पर नई
विदेशी खरीद करने से बच रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि खरीदारों के सामने दो बड़ी चिंताएं हैं। पहली, क्या मौजूदा ऊंची कीमतें टिकेंगी या नहीं, और दूसरी, कहीं शिपिंग रूट्स में बाधा न आ जाए। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल आयातक है। भारत मुख्य रूप से सोयाबीन तेल अर्जेंटीना और ब्राजील से, जबकि सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। दक्षिण अमेरिका से आने वाले कार्गो को भारत पहुंचने में आमतौर पर 6 हफ्ते से ज्यादा का समय लगता है, जबकि ब्लैक सी क्षेत्र से शिपमेंट 3 से 4 हफ्तों में पहुंच जाती है। लेकिन अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो संभावना है कि ब्लैक सी से आने वाली सूरजमुखी तेल के जहाजों को रेड सी से बचते हुए अफ्रीका के रास्ते घूमकर आना पड़ेगा। ऐसा होने पर शिपमेंट में 10 दिन से ज्यादा का टाइम लग सकता है और फ्रेट लागत कम से कम $20 प्रति टन तक बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम ऑयल भी इंपोर्ट करता है, जिसकी डिलीवरी आमतौर पर करीब 1 हफ्ते में हो जाती है और इसी वजह से फरवरी महीने में भारत का पाम ऑयल आयात 10.1% बढ़कर 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाजार में ये कहा जा रहा है कि फिलहाल कई खरीदार पहले से खरीदे गए सस्ते स्टॉक पर निर्भर हैं और नई खरीद को टाल रहे हैं, क्योंकि हाल ही की तेजी के बाद कई रिफाइनरों के लिए रिफाइनिंग मार्जिन नेगेटिव हो गया है। यानी साफ है कि मध्य पूर्व का तनाव सिर्फ अब ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के खाद्य तेल आयात कीमतों और सप्लाई चेन पर भी सीधा असर डालता दिखाई दे सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और व्यापारिक अनसर्टेनिटी के बीच इराक से खाद्य सुरक्षा को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। इराक के व्यापार मंत्रालय के अनुसार देश के पास करीब 18 महीनों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं का रणनीतिक भंडार मौजूद है। मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद हनून ने बताया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से क्षेत्रीय व्यापार प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इराक में खाद्य सप्लाई पूरी तरह से कंट्रोल में है। सरकार का कहना है कि वे लागत क्षेत्रीय हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरी खाद्य वस्तुओं में किसी तरह की सट्टेबाजी या कृत्रिम कीमत बढ़ोतरी न हो। पिछले कुछ सालों में इराक सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक अनाज भंडार बनाने पर खास ध्यान दिया है। इन भंडारों में सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि चावल, चीनी और कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी वस्तुएं भी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि इन मजबूत स्टॉक के कारण देश को ब्रेड और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई में तत्काल किसी कमी का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यानी साफ है कि मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद इराक ने अपने मजबूत अनाज भंडार के दम पर खाद्य सुरक्षा को फिलहाल अपने देश के लिए सुरक्षित कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहते हैं कि जब दुनिया के बड़े खेतों में बुआई घटती है तो उसकी गूंज सीधे वैश्विक बाजार और आम आदमी की थाली तक सुनाई देती है और साल 2026 में गेहूं के मामले में भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO के मुताबिक इस साल दुनिया में गेहूं उत्पादन में लगभग 3% की गिरावट आ सकती है, यानी कुल वैश्विक पैदावार घटकर करीब 810 मिलियन टन रहने का अनुमान है और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमजोर कीमतें। कम मुनाफे की वजह से रूस, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े उत्पादक देशों के किसानों ने इस बार गेहूं की बुआई कम कर दी, लेकिन इसी वैश्विक चिंता के बीच भारत से एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी संस्था USAID के मुताबिक इस साल भारत में गेहूं का उत्पादन करीब 118 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि भारत सरकार के आंकलन के अनुसार यह आंकड़ा 120 मिलियन टन के पार भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों को आराम से पूरा करेगा, बल्कि विश्व बाजारों में भी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो यूरोपीय संघ और चीन दोनों लगभग 17% हिस्सेदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक बने रहेंगे और इसके बाद भारत करीब 14% हिस्सेदारी और लगभग 118 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक रहेगा। वहीं अन्य प्रमुख उत्पादकों में रूस करीब 89.5 मिलियन टन, अमेरिका 54 मिलियन टन और कनाडा लगभग 40 मिलियन टन उत्पादन के साथ वैश्विक सप्लाई में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यूरोप में कम कीमतों के कारण बुआई घट गई, रूस में किसान गेहूं की जगह तिलहन फसलों की ओर झुक गए और अमेरिका में भी गेहूं का रकबा घट गया। दूसरी ओर यूक्रेन में युद्ध का असर अभी भी उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले स्थिति थोड़ी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है।
सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और एमएसपी में बढ़ोतरी के कारण इस साल किसानों ने रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की बुआई की है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो ये कहते हैं कि पिछले रबी सीजन 2024-25 में गेहूं का रकबा 328,04,000 हेक्टेयर था, जो इस साल बढ़कर 334,17,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ एक साल में करीब 6,13,000 हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बढ़ते तापमान और सूखे जैसी स्थिति ने थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन कुल मिलाकर भारत का उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर के आसपास रहने की उम्मीद है। दुनिया के अन्य हिस्सों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मक्के की अच्छी फसल का अनुमान है, जिससे गेहूं की वैश्विक कमी की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जहां दुनिया के कई बड़े उत्पादक देश कम बुआई और घटते उत्पादन से जूझ रहे हैं, वहीं भारत रिकॉर्ड बुआई और मजबूत उत्पादन के दम पर वैश्विक गेहूं बाजार में एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। अगर उत्पादन अनुमान के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी खाद्य सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि विश्व स्तर पर गेहूं बाजार में भी अहम भूमिका निभा सकता है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। कहते हैं कि खेतों में उगने वाली फसल सिर्फ भोजन नहीं देती, बल्कि वो किसानों की मेहनत, परंपरा और पहचान की कहानी भी होती है। और आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक खबर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाने वाली मशहूर मेथी को अब भारत सरकार ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब यह सिर्फ कसूरी मेथी के नाम से नहीं, बल्कि नागौरी पान मेथी के नाम से जानी जाएगी। भारत सरकार की संस्था प्रोटेक्शन ऑफ प्लॉट वेराइटी एंड फॉर्म्स राइट अथॉरिटी ने नागौरी पान मेथी के बीजों को किसानों की सामुदायिक किस्म यानी कम्युनिटी राइट्स के रूप में रजिस्टर कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब नागौर के किसान इस खास मेथी के कानूनी अधिकारीधारी होंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति या कंपनी इसके नाम या बीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दरअसल कसूरी मेथी नाम पाकिस्तान के कसूर शहर से जुड़ा हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद ये खासकर किस्म मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाने लगी। अब सरकार ने इसे नागौरी पान मेथी के नाम से पहचान देकर किसानों की पारंपरिक ज्ञान और मेहनत को सम्मान दिया है। इस उपलब्धि के पीछे कई संस्थानों और विशेषज्ञों का योगदान रहा। खास तौर पर साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के वैज्ञानिकों ने पिछले कई सालों तक इस किस्म पर रिसर्च किया और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वहीं मसाला उद्योग के वरिष्ठ उद्यमी और महाशया दी हट्टी यानी एमडीएच मसालों के संस्थापक महाशया धर्मपाल गुलाटी जी ने भी वर्षों पहले इस मेथी की खुशबू और क्वालिटी को पहचान कर इसे मसाला बाजार में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों की वजह से कसूरी मेथी और नागौर की मेथी की सुगंध देश विदेश के रसोई घर तक पहुंची। अब सरकार ने इसे नागौरी मेथी के नाम से मान्यता देकर किसानों की पारंपरिक ज्ञान और मेहनत को सम्मान दिया है। आज नागौर जिले में करीब 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में नागौरी पान मेथी की खेती होती है और ये फसल किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। और ये एक मल्टी कटिंग वाली फसल है जिसकी पत्तियों को सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। एक सीजन में किसान प्रति एकड़ करीब 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पिछले सीजन 2024-25 में नागौर जिले में करीब 30,000 मीट्रिक टन नागौरी पान मेथी का उत्पादन हुआ, जिससे किसानों को लगभग 450 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। जानकारों का कहना है कि इस रजिस्ट्रेशन के बाद नागौरी मेथी को भविष्य में जीआई टैग मिलने का रास्ता भी मजबूत होगा, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। कुल मिलाकर यह उपलब्धि सिर्फ एक फसल की पहचान नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के किसान अब सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जैव विविधता और बीजों के अधिकारों के भी संरक्षक बनकर उभर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया में जहां ज्यादातर किसान कॉर्न और सोयाबीन जैसी फसलों पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं अमेरिका में कुछ किसान अब एक भूली बिसरी फसल को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लग गए हैं और वो फसल है ओट्स यानी जई। अमेरिका के किसानों का एक अनौपचारिक समूह ओट माफिया इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इस समूह का मकसद है ओट्स की खेती को फिर से लोकप्रिय बनाना और किसानों के लिए नए बाजार तैयार करना। इस पहल के प्रमुख चेहरों में से एक किसान है मार्टिन लार्सन, जो मिडवेस्ट के किसानों को ओट्स की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान में इस आंदोलन से जुड़े किसान करीब 6,000 एकड़ क्षेत्र में
फूड ग्रेड ओट्स की खेती कर रहे हैं, लेकिन लार्सन का लक्ष्य काफी बड़ा है। वे अगले 10 सालों में ओट्स का क्षेत्र बढ़ाकर करीब 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस लक्ष्य को काफी चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। दरअसल अमेरिका में खेती का पूरा ढांचा कॉर्न और सोयाबीन के आसपास विकसित हो चुका है। सब्सिडी, भंडारण, परिवहन और प्रोसेसिंग सुविधाएं भी इन्हीं फसलों के फिलहाल पक्ष में है। इसके अलावा बायोफ्यूल इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने से भी ओट्स की खेती को बड़ा झटका लगा है। आंकड़ों के अनुसार 2025 में अमेरिका में ओट्स का कुल रकबा 9,43,000 एकड़ रहा, जो 1930 के दशक के 4 करोड़ एकड़ के रिकॉर्ड स्तर की तुलना में बेहद कम है। इसके बावजूद कुछ किसान मानते हैं कि ओट्स का भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है, क्योंकि किसान इसे फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन में शामिल कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार ओट्स की खेती मिट्टी की सेहत सुधारने और भूजल में नाइट्रेट स्तर कम करने में मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, किसान अब प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। मिनेसोटा के अल्बर्ट ली शहर में $68 मिलियन की लागत से ग्रीन एक्स मिलिंग प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों ने करीब $20 मिलियन का निवेश भी किया है। किसानों की उम्मीद का ये एक बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि किसानों की उम्मीद का ये एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है। अनुमान है कि वैश्विक ओट मिल्क मार्केट 2025 के लगभग $4 अरब से बढ़कर 2034 तक $14.5 अरब तक पहुंच सकती है। यानी साफ है, भले ही आज अमेरिका में कॉर्न और सोयाबीन का दबदबा हो, लेकिन बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस और प्लांट बेस्ड फूड ट्रेंड के बीच ओट्स एक बार फिर से खेती और बाजार दोनों में नई जगह बनाने की फिलहाल कोशिश करता दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहते हैं कि खेती में किसान हमेशा वहीं जाता है जहां मुनाफे की उम्मीद सबसे ज्यादा हो, और इस समय यूक्रेन में किसानों का झुकाव तेजी से ऑयलसीड फसलों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि 2026-27 के सीजन में यूक्रेन का ऑयलसीड उत्पादन फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले सीजन में सप्लाई काफी तंग रही थी और बाजार में कमी का माहौल बना हुआ था। इस साल शुरुआती वसंत मौसम स्प्रिंग फसलों के लिए अनुकूल बताया गया है, जिससे किसानों को बेहतर बुआई की उम्मीद मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत बाजार से मिल रहा है। दरअसल सनफ्लावर सीड की ऊंची कीमतें किसानों को ज्यादा रकबा बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में अब खेती का संतुलन अनाज से हटकर ऑयल सीड्स की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम फैसले अभी भी कई बातों पर निर्भर करेंगे, जैसे उर्वरकों की उपलब्धता, इनपुट कॉस्ट और निर्यात कॉरिडोर की स्थिति, क्योंकि यूक्रेन के लिए निर्यात मार्ग अभी भी बेहद अहम है। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो साफ दिखाई दे रहा है वो है कच्चे ऑयलसीड निर्यात से घरेलू क्रशिंग की ओर झुकाव। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में यूक्रेन सिर्फ कच्चे बीज बेचने की बजाय वनस्पति तेल और ऑयल मिल जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देगा। सोयाबीन और रैपसीड पर लागू निर्यात शुल्क भी घरेलू क्रशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे देश के भीतर प्रोसेसिंग क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। यानी ये बदलाव सिर्फ एक सीजन की कहानी नहीं, बल्कि यूक्रेन के ऑयलसीड सेक्टर की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। वहीं ब्लैक सी, डेन्यूब और बाल्कन क्षेत्र में भी ऑयलसीड बाजार मजबूत बना हुआ है लगातार, क्योंकि प्रोसेसर को लगातार कच्चे माल की जरूरत है और यूरोप की बायोफ्यूल नीतियां भी ऑयल सीड्स की मांग को सपोर्ट दे रही हैं। कुल मिलाकर संकेत साफ है, यूक्रेन में आने वाले सालों में ऑयल सीड का महत्व और बढ़ सकता है और वैश्विक वेजिटेबल ऑयल बाजार में इसका असर आने वाले समय में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।